आपके साथ सृष्टि पांडे। वक्त हो चला है आपकी खास कार्यक्रम तर्कश का। तर्कश में क्या है खास, कौन सी बड़ी खबरें हैं आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत 4 तस्वीरों से। वो 4 बड़ी खबरें जो हम आज आपको बताने वाले हैं। बात करेंगे ठोको नीति की। बड़ा आरोप एक बार फिर से अखिलेश यादव ने लगा दिया है। मठ और मठाधीश से अब आगे बढ़कर यूपी एसटीएफ पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, लेकिन कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है ये भी आपको सुनाएंगे। बात करेंगे अधर्म की। धर्म और आस्था भारत में बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, लेकिन उसी धर्म और आस्था के साथ में अगर खिलवाड़ हो तो क्या होगा, क्या है खबर, ये भी आपको बताएंगे। बात गठजोड़ की होगी। बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रही कि कांग्रेस और पाकिस्तान की सोच और विचारधारा एक ही है, और एक ऐसा गठजोड़, एक ऐसा बयान पाकिस्तान से सामने आता है जो ये बताता है कि वाकई सोच मिलती हुई नजर आ रही है। क्या है ये पूरी खबर, ये भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे विस्फोट की। लगातार लेबनान में आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर किस तरीके से पेजर अटैक, उसके बाद तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में अटैक हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। क्या ताजा हालात हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यूपी में इस समय आरोपों के शब्दबाणों की बौछार हो रही है। तू डाल डाल मैं पात पात का खेल लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। उपचुनावों के पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ चुका है। मठ और मठाधीश पर आरोप यहां कैसे अखिलेश लगाते नजर आए आपने देखा, और अब यूपी एसटीएफ पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा पलटवार किया और बता दिया कि अपराधियों को संरक्षण और अपराधियों को उनकी असल जगह किसकी सरकार ने दिखाई है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ। हमारे माननीयों को लगता है कि सियासत के संग्राम में सब जायज होता है, तभी तो माफिया और मठाधीश से लेकर राजनीतिक लड़ाई अब कुत्ते की दुम और स्पेशल फोर्सेस में भी जाती देखने तक आ चुकी है। कैसे योगी की एसटीएफ में अखिलेश को ठोको फोर्स दिखाई देती है वो आपको बताएंगे। पहले सुनाते हैं कि माफिया पर कैसे योगी और अखिलेश आमने सामने आ गए। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था। प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहाँ हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप, और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। तस्वीरें तो अखिलेश जी पूरे देश ने देखी हैं। किसने माफिया अतीक को सांसद बनाया और कौन माफिया मुख्तार की मौत पर आंसू बहाने गया। खैर, यूपी में उपचुनाव है तो अब एनकाउंटर का जातिकरण और जाति की राजनीति का बोलबाला रहेगा। तभी तो सपा के मुखिया ने यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स को योगी की ठोको नीति को अंजाम देने वाला करार दे दिया। अखिलेश यादव को स्पेशल टास्क फोर्स में भी जाति दिखाई देने लगी। अखिलेश ने एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स बता दिया। अखिलेश ने कहा कि यह एसटीएफ कुछ कृपापात्र लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है, जिनकी 10% हिस्सेदारी देश की जनसंख्या में है। उनको एसटीएफ में 90% पोस्टिंग दी गई है। इसीलिए अखिलेश ने यह भी दावा किया कि यूपी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी विशेष कार्यबल एक विकार बन चुका है। जबकि इन्हीं जाबाजों ने अखिलेश जी अपनी जान जोखिम में डालकर दुर्दांत अपराधियों को पकड़ा है या उनका एनकाउंटर किया है। अब अखिलेश इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसकी वजह अयोध्या में दिए गए योगी के इस बयान में ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं।
अपराधनामा का सियासतनामा यूपी में हमेशा से पढ़ा जाता रहा है, लेकिन इस तरह से अगर हर चीज में जाति धर्म देखा जाएगा तो फिर तो समझो हो गया क्राइम कंट्रोल। योगी और अखिलेश के बीच इसी बात की तो लड़ाई है, एक अपराध का सफाया करना चाहता है तो दूसरा सफाये पर सवाल। इसीलिए योगी ने बिना नाम लिए इशारों में ही राहुल और अखिलेश को भस्मासुर बता दिया। अब यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितने यहाँ लोग बैठे हैं जिनको जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। सियासत का भस्मासुर कौन है ये नेता बताएंगे और आप तय करेंगे, मगर अपराधियों के खिलाफ ठोको नीति हो तो आखिर दिक्कत किसे और क्यों है? क्या सियासी विरोध के लिए अब अपराधियों को भी कवर फायर दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कश्मीर की। कश्मीर में कांग्रेस और एनसी का गठबंधन किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को ये गठबंधन भा गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। धारा 370 जो कि घाटी में इतिहास हो चुकी है, वो पूरा करने का ख्वाब पाकिस्तान को लगता है कि सिर्फ कांग्रेस और एनसी का गठबंधन ही पूरा कर सकता है। इस बयान के बाद बीजेपी लगातार बड़े वार कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। मोदी और योगी ने यह भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी कि कांग्रेस और पाकिस्तान का हाथ एक दूसरे के साथ है। कांग्रेस ना तो जीती ना पाक में पटाखे फूटे, लेकिन दोनों की हसरत फिर एक साथ उजागर हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी तो वादा कर रही है कि 370 की जम्मू कश्मीर में फिर बहाली करेंगे, और यही बात पाकिस्तान को भाने लगी है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इन दोनों के सुर में सुर मिला दिया है। बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में। सुना आपने, जो भाषा इंडी के कुछ नेता बोलते आए हैं वही पाकिस्तान की जुबान पर भी है। इसीलिए तो मोदी ने जम्मू कश्मीर की धरती से खड़े होकर इनके एजेंडे की पोल खोल दी और ताल ठोक दी कि किसी में दम नहीं कि पाकिस्तान की हसरत को पूरा कर सके। कांग्रेस एनसी ने यहाँ वही काम किया तो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। मोदी के रहते हुए तो किसी की ताकत नहीं है कि घाटी की फिजा बिगाड़ सके, लेकिन राहुल और अब्दुल्ला की जो ख्वाहिश है वही दुआ पाकिस्तान में भी हो रही है। तीनों ही एक लाइन पर चल रहे हैं। तभी तो भारत के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने पर टीम मोदी भड़क गई। गृह मंत्री अमित शाह ने तो कह दिया कि पाकिस्तान और कांग्रेस के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से ये सिद्ध हो गया है, पाकिस्तान और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुर भी एक है, ताल भी एक है, इरादे भी एक है, एजेंडा भी एक है। और इसलिए राहुल गांधी जी बार बार राष्ट्र विरोधी बयान देते रहते हैं। भारत की अंदरूनी राजनीति में टांग अड़ाना पाकिस्तान बंद करे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसमें किसी भी विदेशी शक्ति की दखलंदाजी को कतई हम स्वीकार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास देता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान का सपना और कांग्रेस का सपना बिल्कुल पूरा नहीं होगा, क्योंकि वहां फिर से
बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का पर्व चल रहा है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, तो पाकिस्तान और उसके चाहने वाले परेशान हो उठे। जिन लोगों की जुबान से पाकिस्तान का नाम नहीं जाता था, अब वो भी लोकतंत्र की ताकत के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने इंडिया अलायंस को आड़े हाथों लिया, तो अब वो बचने के मौके ढूंढने लगे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खफास आसिफ द्वारा दिया गया बयान स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी एवं फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के इशारों पर चल रहे हैं। बीजेपी वालों से हम और उम्मीद क्या कर सकते हैं? बीजेपी इसके हवाले और बात क्या कर सकती है? क्योंकि बीजेपी के पास पिछले 5 साल का और कुछ बताने के लिए है नहीं, दिखाने के लिए है नहीं। के पास और कोई काम ही नहीं है। धर्म के नाम पर वोट मांगो, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान करो, सब झूठ बोलते हैं। जिन्हें अब याद आ रहा है कि पाकिस्तान से हमें क्या मतलब, वो क्यों नहीं कहते कि हम पाकिस्तान के रुख के साथ नहीं हैं। हम वो कभी नहीं करेंगे जो पाकिस्तान चाहता है। क्या वोट बैंक के लिए देश के दुश्मनों को भी अपना एजेंडा पूरा करने का मौका दिया जा रहा है? लेकिन हिंदुस्तान की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखा कर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत में धर्म और आस्था के मायने बहुत बड़े हैं, कद बहुत बड़ा है, लेकिन क्या हो कि जब उसी आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जाए। तिरुपति बालाजी से मिला हुआ प्रसाद बालाजी के भक्तों के लिए अमृत के समान होता है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि कैसे इसी अमृत में चर्बी मिलाकर भक्तों को ठगने का खेल रचा गया। देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप भी भगवान बालाजी के भक्त हैं तो कुछ देर के लिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जो दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है, उस तिरुपति बालाजी के धाम में भक्तों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। जी हां, भगवान वेंकटेश्वर के पवित्र प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि हो चुकी है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया। बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति मंदिर का लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल किया गया। ये खुलासा हुआ है सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद, जिसमें उन्होंने अपने से पहले सीएम की कुर्सी पर बैठे जगन रेड्डी की सरकार को लेकर दावा किया था कि तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। रेड्डी सरकार के खिलाफ बीजेपी टीडीपी हमलावर है। मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है, धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। इंक्वायरी हो रहा था, विजिलेंस इंक्वायरी, उसमें ये पता चला था कि 5 जो सप्लायर्स हैं उसमें एक सप्लायर जिसने घी सप्लाई किया था, सब स्टैंडर्ड घी था और अडल्ट्रेटेड घी था। उसमें 2 तरीके के अडल्ट्रेशन हुए थे, एक तो वेजिटेबल ऑयल्स भी थे और वेजिटेबल फैट्स भी थे और एनिमल फैट्स भी थे। भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हुआ। जानवरों की चर्बी को प्रसाद में मिलाकर खिलाना महापाप है, इसीलिए तो धर्मगुरु भी आक्रोशित हैं। प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग किया जा रहा था। इससे गंदा काम जगन मोहन रेड्डी के द्वारा और कुछ भी नहीं हो सकता। सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदू समाज के जो मंदिर दूषित किए जा सकते हैं, उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जगन मोहन रेड्डी ने उन जिहादियों की थूक जिहाद के ही तर्ज पर लड्डू में जानवरों की चर्बी, प्रसाद में जानवर की चर्बी मिला के खिला रहे थे। तो हमें लगता है जैसे थूक जिहादियों को जेल होती है, उसी प्रकार से जगन मोहन रेड्डी को भी जेल होनी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी को भी तत्काल कार्रवाई करके गिरफ्तार की जाने की आवश्यकता है। जो राज्य के मुख्यमंत्री ने तिरुपति बालाजी के संदर्भ में जो बयान दिया है, बेहद चिंताजनक और चौंकाने वाला है कि किस तरह से तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में, प्रसाद के लड्डू में और मांस का अंश था। बेहद गंभीर मामला है।
आपको याद दिला दें कि भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमाला पहाड़ी पर बना है। ये तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का संचालन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम करता है। इसी के अध्यक्ष रहे और जगन की पार्टी वाईएसआर के सांसद ने इस दावे को खारिज किया, लेकिन चंद्रबाबू का दावा जांच में सही पाया गया, जिसके बाद से हर भक्त ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी आस्था के साथ पाप हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात लेबनान की करेंगे। आपको बता दें कि लेबनान इस समय धमाकों से दहला हुआ है और इसके पीछे जो बड़ा आरोप लगाया गया वो इजराइल पर। इजराइल ने हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे हिजबुल्लाह की सांसें पूरी तरीके से थमी हुई हैं। पेजर ब्लास्ट से शुरू हुआ ये सिलसिला अब सोलर प्लांट तक पहुंच चुका है। किस तरीके के हालात हैं अभी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बाथरूम में बम, हिजबुल्लाह बेदम। नेतन्याहू का वार, नसरल्लाह की धमकी। इजराइल ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। गाजा में हमास को मौत की नींद सुलाने के बाद उसने हिजबुल्लाह का भी फन कुचल दिया है, जिसका सबूत है सीरियल ब्लास्ट में दहला लेबनान। जहां हिजबुल्लाह का नेटवर्क है, उसके लड़ाकों को नेतन्याहू की सेना ने एक के बाद एक धमाकों से जख्मी कर दिया। कईयों को तो मौत के घाट उतार दिया। दुनिया भर में चर्चा है कि कैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबक सिखा दिया, क्योंकि हिजबुल्लाह पर इजराइल ने पहला हमला 3000 पेजर में ब्लास्ट कर किया, जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और दूसरा हमला वॉकी टॉकी, रेडियो और इसके साथ ही मोबाइल फोन जैसे कम्युनिकेशन डिवाइस में किया, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। तीसरा हमला सोलर सिस्टम में धमाका किया, 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दुनिया में यह पहली बार हुआ है कि पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर सिस्टम में इस तरह से धमाके हुए हैं। ये तो बस इजराइल का एक ट्रेलर है, धमाकों की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और ये बात हम नहीं, खुद आईडीएफ के चीफ ने कहा है। उन्होंने ऐलान किया कि आतंकियों का बाथरूम में जाना भी हराम हो जाएगा। हिजबुल्लाह के आतंकवादी अब शौचालय जाने और यहाँ तक कि खाना खाने से भी डरेंगे। हमारे पास अभी भी कई तरीके हैं जिन पर हम हर चरण में काम करेंगे और हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल का टारगेट यह है कि हिजबुल्लाह के नेटवर्क वाले एक साथ कई शहरों, घरों, दुकानों और दफ्तरों में धमाके किए जाएं, और ये उसने कर दिखाया, जिससे बौखलाए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने इजराइल पर अपनी भड़ास निकाली है। नसरल्लाह ने अपने लड़ाकों को संबोधित करते हुए इजराइल को पलटवार करने की बड़ी धमकी दी। उसने कहा कि तुम हमारी मौत पर हंस रहे हो, अपनी मौत पर रोओगे। हिजबुल्लाह के चीफ ने यह भी कहा कि इजराइल ने लेबनान में नरसंहार किया है, यह हमारे खिलाफ युद्ध के ऐलान जैसा है। इजराइल ने अपनी तरफ से रेड लाइन पार कर दी है। वो हजारों लोगों को एक साथ मारना चाहता था, लेकिन हम घुटनों पर नहीं आएंगे और फिर अपना सिर ऊंचा करके रहेंगे। अमेरिका से लेकर रूस और ईरान भी मोसाद के इस खतरनाक प्लान से हैरान है, तो हिजबुल्लाह भी तिलमिलाया हुआ है। क्या अब नेतन्याहू और नसरल्लाह के बीच भड़की ये जंग और भी भयानक रूप लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ तर्कश में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।